हेलो डियर। इस सेशन में हम आरसीसी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, कॉलम। आरसीसी जिस तरीके से आप पढ़ते हैं या फिर जिसमें आपको चैप्टर दिया हुआ है, आप पहले उसके बेसिक्स पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, फिर बीम, स्लैब ये सब पढ़ते हैं, फिर बॉन्ड, टॉर्शन, शियरिंग ये सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ते हैं स्लैब, देन कॉलम, देन फुटिंग। तो बनाते आप उल्टा हो, जिस क्रम में आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, बट आप बनाते कैसे हो? उल्टा। पहले आप एक्सकेवेशन करते हो यानी खुदाई करते हो, फिर उसके बाद आप फाउंडेशन बनाते हो, फिर उसके बाद आप कॉलम बनाते हो, फिर बीम बनाते हो, फिर स्लैब बनाते हो, फिर जो भी उसका होता है अर्थवर्क, फॉर्मवर्क, शटरिंग वगैरह, इस तरीके से आप करते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि पहले आप छत बना दो फिर उसके बाद कुछ और बना दो। तो कॉलम कॉलम पे जो ऊपर से लोड लगेंगे, किधर की साइड में? नीचे की साइड में। तो ये एक तरीके से किस में आ गया? कंप्रेशन मेंबर में आ गया। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर में हमारा आ गया। कंप्रेशन मेंबर में हमारा कॉलम हो सकता है, स्ट्रट्स हो सकता है। ठीक है, तो स्लैब पे अगर मैं चलूँ, ठीक है, स्लैब जो छत है अगर मैं उस पर चलूँ तो उसके लॉन्ग एक्सिस के ट्रांसवर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर ट्रांसवर्स, जो भी लोडिंग होगी वो किधर लगेगा? नीचे की दिशा में लगेगा। और उसको बियर कौन करेगा? कॉलम, देन फिर उसके बाद फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई? कंप्रेशन मेंबर की हो गई। कॉलम का क्या हो गया? हमारा कंप्रेशन मेंबर हो गया, एक सदस्य हो गया किसका? कंप्रेशन का। तो ये तो बात हो गई मोटी मोटा की आरसीसी और कंप्रेशन और कॉलम, सो दैट। ठीक है, अब इसमें मैं इंट्रोडक्शन करके लिखा हुआ हूँ कि एक कंप्रेशन मेंबर इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। अब एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? अब सपोज मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज ये स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, मैंने ऊपर से नीचे की दिशा में लोड लगाया, इसके किसके अबाउट? लॉन्ग एक्सिस के अबाउट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट। जो अगर ये लेंथ ऊपर से नीचे की दिशा में मैंने मान रखा है, तो लॉन्ग एक्सिस ये मान लो ये वाला है, एक्स एक्स वाला जो मैंने डॉटेड से दिखाया हुआ है। उस एक्सिस के अबाउट अगर मैं दोनों साइड से दबाऊंगा, ऊपर से तो लोड दबाएगा, नीचे से सपोज अगर आपने फाउंडेशन दिया तो वो उसे सपोर्ट देगा, तो देन रिएक्शन जनरेट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इन जनरली कॉलम यूज्ड इन आरसीसी, बिल्कुल सही बात है। समटाइम्स रेनफोर्स कंक्रीट वॉल, यानी दीवार जो हमारा होता है आरसीसी का चाहे ब्रिक्स का, वो भी एक तरीके से कैसा है? कंप्रेशन मेंबर का ही वर्क है। और वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम, मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये लाइन, ये वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम करके, ये वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम करके, ये इसका मतलब ये है कि ये जो भी कॉलम की बात कर रहे हैं, स्ट्रट्स की बात कर रहे हैं, वॉल की बात कर रहे हैं, ये सब कहाँ आता है? वर्टिकल फ्रेमिंग सिस्टम में आता है। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रट्स क्या है। कॉलम और स्ट्रट्स दो चीज़ें होती हैं। कॉलम तो हम पढ़ रहे हैं, बट स्ट्रट्स क्या है? बेसिक की भी बात करते चले। स्ट्रट्स कैन बी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल एंड आर जनरली शॉर्ट लेंथ इन लेंथ एज कम्पेयर टू कॉलम। कॉलम अगर आप जैसे रेलवे फाटक के पास जो चंदौली में ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, जो पाथवे बना हुआ है, आप देखोगे कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें मैंने यही लिखा है कि स्ट्रट्स कैन बी इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधा भी हो सकता है, एंगल पे भी हो सकता है। आर जनरली शॉर्ट लेंथ इन लेंथ एज कंपेयर टू कॉलम। कॉलम की जितनी लंबाई होती है उससे छोटा ही होगा स्ट्रट्स, न कि बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रट्स दिखाया हुआ है कि ये दोनों साइड दीवार है, ये नीचे वाला ये दीवार हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी दीवार हो गया, नीचे वाला ये जो रेड ब्रिक्स आपको दिख रहा है, इस तरीके से ऊपर से अगर वेट लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रट्स है वो कैसा है? इंक्लाइंड दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लाइंड दिया हुआ है।
अब उसके बाद ये तो कॉलम हो गया, स्ट्रट्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? तो इसमें मैंने लिखा है द बेस ऑन विच कॉलम स्टैचू एट्सेट्रा स्टैंड्स, मतलब कोई भी ऐसा बेस जिस पे कॉलम खड़ा कर दो, स्टैचू खड़ा कर दो, कुछ भी खड़ा कर दो, तो वो आपका क्या कहलाता है? पेडेस्टल कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आधार जिस पर कोई स्तंभ या मूर्ति अथवा खड़ी की जाती है स्तंभ्याधार कहते हैं उसको, हिंदी मीनिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इफ़ एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी लेस देन 3 होगा तो वो क्या होगा? पेडेस्टल होगा। फिर उसके बाद मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, ये जो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी है, यहाँ पे एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी है, इसको हम सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। इसको निकालते क्यों हैं? चेकिंग ऑफ बकलिंग के लिए। वो क्या होता है, मैं यहाँ आपको रेड पेन से दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अगर ये कोई कॉलम है, मैंने इस पर लोड लगाया और ये बकल कर गया, ठीक है। बकल करने का मतलब है कि अपने पाथ से उधर चला गया, किधर भी जा सकता है, मैं इसको राइट साइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बकल कर गया, मतलब इसका जो ओरिजिनल पोजीशन था वो कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब ये इस ऐसे तो था ही, अब ये यूं हो गया, डी शेप बना गया, तो वो क्या हो जाएगा? बकल कर जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए कि वो बकलिंग ना करे, स्लेंडरनेस रेशियो हम यूज करते हैं। आप नेट पे डालोगे स्लेंडरनेस रेशियो, वहाँ से भी खुल जाएगा। तो मैंने दिखाया सिलेंडरनेस रेशियो अगर 3 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट कॉलम। अब ये टेक्निकली हम चल रहे हैं आगे। फिर उसके बाद नीचे वाले में मैंने लिखा है सिलेंडरनेस रेशियो अगर 12 से बड़ा हो या बराबर हो और लेस देन अगर नियरली 60 हो, मतलब 12 से बड़ा हो और इधर 60 से कम हो, तो वो केस क्या हो जाएगा? आपका लॉन्ग कॉलम का हो जाएगा। अब डिज़ाइन ऑफ कॉलम, ठीक है। अब एक एक करके हम चल रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ कॉलम में जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज 25.1.1, ठीक है। उसमें IS कोड मैं आपको सेंड किया हूँ, आप उसमें देखना। 25.1.1 में जो कॉलम का डेफिनेशन लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड्स 3 times द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। ये इफेक्टिव है, यहाँ पे ये कट गया है हल्का सा, ये इफेक्टिव है, ठीक है। अब ये 3 times लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉलम वो कंप्रेशन मेंबर है जिसका एल इफेक्टिव 3 गुना होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन से। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन आप बना दो, ये हो गया। अब अगर ये बी होगा नीचे वाला पोर्शन, या ये अगर बी होगा और ये डी है, ठीक है, ये डी है, तो इन दोनों में कम क्या होगा? बी होगा, ठीक है। तो वही, तो एल इफेक्टिव ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई LLD यानी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एल इफेक्टिव ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई बी हो गया। फिर उसके बाद ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी ग्रेटर देन 3 कॉलम हो गया, ठीक है। कॉलम हो गया, स्लेंडरनेस रेशियो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। अब कॉलम वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है और स्ट्रट्स इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है केवल समझाने के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रट्स की हमेशा इंक्लाइंड ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई बी, मेजर ऑफ प्रोपेंसिटी ऑफ अ कॉलम टू बकल। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे बकलिंग क्या होता है। अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट के आधार पे कॉलम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, वो यहाँ पे है। पहला, टाइट कॉलम। मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर इनक्लोज्ड विद इन क्लोज्ड स्पेस्ड लैटरल टाइज, ठीक है। और ये अभी आप डेफिनेशन देखते चलो, हिंदी में नहीं समझाऊंगा, जस्ट आगे एक पेज है वहाँ पे आपको फिगर दिखाऊंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। स्पाइरल कॉलम क्या होता है? इनक्लोज्ड विद इन क्लोजली स्पेस्ड एंड कॉन्टिन्यूसली वाउंड स्पाइरल रेनफोर्समेंट। REIN मतलब रेनफोर्समेंट, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये वाला REIN यानी रेनफोर्समेंट बता रहा हूँ।
फिर उसके बाद कंपोजिट कॉलम वेयर द रेनफोर्समेंट इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस और पाइप्स विद और विदाउट लॉन्गिट्यूडनल बार। अब देखो यहाँ पे मैंने ये फिगर डाला हुआ है। टाइट कॉलम क्या होता है, ये सर्कुलर कॉलम का, ठीक है, एक तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है। ये उसका आप फ्रंट से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो यही वो कह रहा है कि मेन लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार आपका कौन सा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। टाइज विथ स्पेस्ड वाउंडेड, ठीक है, क्लोजली लेटरल टाइज है, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल ये हो गया, लॉन्गिट्यूडनल ये हो गया तो लेटरल आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा जो ऐसे सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल ये वाला पोर्शन है। मतलब अगर इस तरीके से, ये मैं साइड से देख रहा हूँ, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एक तरीके से समझ लो विकेट बना दिया मैंने। तो उस केस में हरे से मैं दिखा रहा हूँ स्पाइरल कैसे बनाते हैं, इस तरीके से वाउंड करते चले जाएंगे उसको, ठीक है, ये हो जाएगा। अब वो जो देख रहे हो आप, ये गोला वाला पार्ट ऊपर वाला, ये वाला, ये वाला आपका क्या है, स्पाइरल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। सर्कुलर कॉलम में ये उसका क्रॉस सेक्शन है। और नीचे वाला जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन कंपोजिट की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, मतलब बीच में कहीं इस तरीके से हमने दे दिया और इधर हमने टाइस कर दिया यानी बांध दिया, फिर ये ऊपर से आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इन कॉलम मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बराबर 0.8%, ठीक है। और पेडेस्टल में मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील 0.15%, ठीक है। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोडिंग, कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला है ये कॉलम विथ एक्सियल लोडिंग, कॉलम विथ यूनी एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग एंड कॉलम विथ बाई एक्सियल इसेंट्रिक लोडिंग। तो मैं आपको केवल ये वाला बताऊंगा एक्सियल लोडिंग का केस, इसी की आपको ज़रूरत है, यही हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद मेजर और माइनर एक्सिस क्या होता है। मेजर एक्सिस होता है अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम, और माइनर क्या होता है अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। यहाँ से आपको समझ में आएगा आगे वाले से, ठीक है, ये है इस तरीके से। अब मैंने ये कॉलम बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से खींचा, ऐसे खींचा, ये कर दिया। अब उसमें ये वाला पोर्शन मैंने वाई वाई दिखा दिया डॉटेड से, और ये वाला मैंने दिखा दिया एक्स एक्स, ठीक है, डॉटेड से। अब ये हो गया आपका डी, ये आपका डी हो गया ये वाला पोर्शन, और ये हो गया आपका बी, ठीक है, ये बी हो गया। अब इसमें आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आई एक्सेस के अबाउट क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब बाई 12, और आई वाई वाई के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, बी क्यूब डी बाई 12 हो जाएगा। तो बी कम है और डेप्थ ज़्यादा है, तो उस केस में आई एक्सेस क्या होगा, ज़्यादा आएगा, आई एक्सेस ज़्यादा आएगा। तो अबाउट विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैक्सिमम, मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा मेरा, मेजर एक्सिस हो जाएगा, और वाई वाई क्या हो जाएगा मेरा, माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला फिगर भी इसी तरीके से यहाँ पे है, इसको आप देख लेना। फिर यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशियो, फिर दूसरा पॉइंट है, उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब केस 1, इसमें 2 केस हैं। स्लेंडरनेस रेशियो क्या लिखा हूँ मैंने, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई एल एल डी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो भी होगा, बी होगा डी होगा, उसको रख देंगे। इफ़ ओनली 1 एल इफेक्टिव इज गिवन, ठीक है, इस केस में। अब आगे आ जाओ आप। दूसरा केस, इफ़ इफेक्टिव लेंथ अबाउट बोथ एक्सिस आर गिवन, अगर दोनों एक्सिस का अबाउट दिया हो तब क्या करें, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो एक्स के केस में जो हमारा लेटरल डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे, अगर ये इस तरीके से है, ठीक है, और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, तो रेड से दिखा रहा हूँ, तो उसका लेटरल क्या हो जाएगा, यही तो होगा ना, एक्स एक्स वाला, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग लेंगे, ठीक है,
अगर ये एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग लेंगे इस तरीके से, ये एक्स एक्स हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेटरल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी वाला। ठीक है, तो वही, तो लेटरल डायमेंशन कहाँ क्या हो गया, डी हो गया। तो सिलेंडरनेस रेशियो एक्स एक्स के करस्पॉन्डिंग एल इफेक्टिव एक्स डिवाइडेड बाय डी हो गया, और इधर अबाउट वाई वाई जस्ट उल्टा। ठीक है, अब ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम नीचे में दिया हुआ है, तो इफ़ एल एक्स ई, ठीक है, इसका पढ़ने का मतलब होता है यहाँ पे ये जो एल एक्स ई मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ एक्स वाला सेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ वाई वाला सेक्शन। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी। आपने वहाँ पे देखा है लेटरल, एक्स के करस्पॉन्डिंग लेटरल उसका डी हो जाएगा। तो वही यहाँ पे इफ़ एल एक्स ई डिवाइडेड बाई डी एंड एल वाई ई डिवाइडेड बाई बी बोथ आर लेस देन 12, ठीक है, बोथ आर लेस देन 12 देन शॉर्ट। अगर नीचे वाले में ये दोनों होना चाहिए, ठीक है, नीचे वाले में अगर एनी वन भी हो जाएगा ग्रेटर देन 12 तो वो कैसा केस हो जाएगा, लॉन्ग कॉलम का हो जाएगा। अब उसके बाद अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, अनसपोर्टेड लेंथ की अगर बात करो तो इसमें मैंने लिखा हुआ है क्लियर हाइट ऑफ कॉलम फ्रॉम टॉप ऑफ लोअर बीम डिवाइडेड बाय, अरे सॉरी मतलब स्लाइस स्लैब जो भी हो, टू बॉटम लेवल ऑफ अपर बीम और स्लैब विथ कॉलम इन बीम कॉलम जंक्शन। क्या लिखा है उसको भूल जाओ अभी। ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है इसका 3D, थोड़ा अच्छा नहीं बनाया बट आप समझ जाओ कि इसी तरीके से है। ठीक है, ये हो गया, और ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसमें मैंने ये दिखाया हुआ है कि ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, यहाँ पे ये आपका एक्स एक्स सेक्शन हो गया, ये वाई वाई हो गया। ठीक है, तो जस्ट वाई वाई के नीचे वाला जो हम लेते हैं वो एल एक्स नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और जो हम एक्स एक्स के नीचे वाला लेते हैं वो एल वाई नॉट हो जाएगा, जस्ट उल्टा उसका। तो यहाँ पे आप देखो अबाउट वाई वाई जो हम ले रहे हैं, अबाउट वाई वाई एल वाई नॉट रीड बिलो ए एंड अबाउट एक्स एक्स बिलो बी, मतलब बीम जो है उसका ए और बी वाला, अगर ये ए है, अगर ये ए वाला होगा तो ये कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया, ये शो कर रहा है कि मतलब ये आगे भी कहीं सेक्शन है जो मैंने ऐसे क्रॉस दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर उसके नीचे वाला पोर्शन हो बी वाला, इस तरीके से, तो बी के नीचे वाला एल एक्स नॉट हो जाएगा और ए के नीचे वाला एल वाई नॉट हो जाएगा। क्लियर हाइट अबाउट एनी एक्सिस इज मेजर्ड फ्रॉम बिलो ऑफ बीम परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, मतलब जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है इस तरीके से, तो उसके नीचे वाले पोर्शन से उसकी गिनती करते हैं। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन देख लो, ये अनसपोर्टेड लेंथ आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट फॉर कॉलम 8 मीटर, साइज ऑफ कॉलम 420 mm गुणे 560 mm। बीम ए जो मैंने वहाँ पे आपको 3D दिखाया था, क्रॉस की तरह बना हुआ था, ए वाले का दिया हुआ है डायमेंशन 300 गुणे 800 mm, बी वाले का दिया हुआ है 400 गुणे 500 mm। कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, चेक सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो क्यों चेक कर रहे हैं, बकलिंग अवॉइड करने के लिए। पहले तो देख लो उसका फिगर, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये फिगर कैसे बनाते हैं यहाँ पे आप पहले देखो इसको, जो ये वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो जब आप इसको बनाओगे तो आप ये बना लोगे, अगर फ्रंट से देखोगे ये बना लोगे, बट ये नहीं दिखेगा, और ये वाला जो है ये इसको आप गिरा दोगे। ठीक है, इस तरीके से झुका दोगे, ऐसे इसको आप झुका दोगे, ये दिखेगा, ये दिखेगा, अगर सामने देखोगे तो ये नहीं दिखेगा।
तो यही है, मतलब ये वाला ए वाला बीम दिख रहा है तो बी वाला ये मैंने डॉट डॉट दिखा दिया, ये वाला मैंने डॉट डॉट दिखा दिया यहाँ पे, बी वाले बीम का आगे गिरा दिया, मतलब 2D में इसी तरीके से बनेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा। तो ये 800 mm हो गया। तो बी वाले के नीचे क्या हो जाएगा, LX0, उसके जस्ट बीम के नीचे से, और उसके जस्ट बीम के नीचे से ए वाले से LY0 हो जाएगा। ये फिगर बन गया। अब देखो अनसपोर्टेड लेंथ कैसे निकालोगे। तो पहला अबाउट XX, तो मैंने लिखा है LX0 बराबर 8 मीटर माइनस DB। क्यों? क्योंकि LX0 तो आप नीचे वाला ले रहे हो ना, ऊपर वाला तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो दिया है 8 मीटर वो टोटल बोला है। तो ये यहाँ से 7.50 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से आप अबाउट YY करोगे तो 8 टोटल दिया हुआ है, YY ए के करस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा। फिर इफ़ेक्टिव लेंथ बोला है दोनों साइड कैसा है, बंधा हुआ है, ठीक है, बंधा हुआ है। तो जस्ट अ मिनट, वो लगता है फ़ोटो मैंने अपलोड लास्ट में हो गया है मेरे से गलती से, आप उसको देख लेना। जब दोनों साइड बंधा होता है तो उसमें 0.65 मल्टीप्लाइड बाई LX0 होता है, वही मैं आपको दिखाना चाहता था, तो वो ज़्यादा आगे चला गया, उसको पीछे नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैं दिखा दूंगा। तो LEX मतलब X के करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, 0.65 LX0 हो जाएगा वहाँ से ये, और इसी तरीके से LEY आप निकाल लोगे, ये पता चल गया। अब सिलेंडरनेस रेशियो चेक करो, ठीक है। तो अब सिलेंडरनेस रेशियो अगर आप चेक करोगे तो पहला अबाउट XX LEX डिवाइडेड बाई D, ठीक है। तो उस केस में XX के करस्पॉन्डिंग लेटरल कौन सा होगा आपका, D वाला होगा, तो 8.70। और अबाउट YY LEY डिवाइडेड बाई B हो जाएगा, YY के करस्पॉन्डिंग B वाला हो जाएगा। इस तरीके से ये YY, तो ये हो जाएगा B वाला उसका लेटरल। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, 12 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा कॉलम हो गया, सॉल्ट कॉलम हो गया ये हमारा, ठीक है। अब उसके बाद इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम बराबर K मल्टीप्लाइड बाई अनसपोर्टेड लेंथ। अभी आपने निकाला है अनसपोर्टेड लेंथ, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। K क्या है, इफ़ेक्टिव लेंथ कोएफिशिएंट, अब वही मल्टीप्लाइड कर देंगे तो LXE बराबर K1 LX0, उसी तरीके से LYE बराबर K2 मल्टीप्लाइड बाई LY0, ठीक है। अब यहाँ पे है प्रोविज़न, मैंने लिखा हुआ है कि प्रोविज़न 25.4 IS कोड से, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइंड फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी, ये मत सोचना कि इसेंट्रिसिटी पे लोडिंग हो रहा है चाहे उसको निकाल रहा है, उससे हमें नहीं मतलब है। ये कह रहा है कि मतलब ऑल कॉलम शैल बी डिज़ाइन फॉर अ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, तो इसीलिए यहाँ पे ई मिनिमम बराबर इतना इतना आपको दिख रहा है जो लिखा हूँ मैंने, ये इसलिए क्योंकि कॉलम पे जब आप लोडिंग करोगे तो एकदम परफेक्ट नहीं है कि आप एकदम उसके एक्सियल पे ही लगाओगे। जो ये लाइन दिखाया हुआ है मैंने वाई वाला, कि मैंने लोड एकदम इसी पे लगा दिया ऐसे, अगर देखो मैं पेन से भी खींच रहा हूँ तो हल्का फुल्का इधर उधर हो जा रहा है, वो तो ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम जरूर चेक करते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ रहा है, DB/Y/X। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी अबाउट XX ये सब मैंने IS कोड से लिखा हुआ है। तो ई मिनिमम XX ये फार्मूला होता है 25.4 पे आप जाके देखोगे IS कोड प्रोविज़न आपको वहाँ से दिखेगा। L0 डिवाइडेड बाई 500 प्लस D/30, XX के करस्पॉन्डिंग ले रहे तो D वाला, और 20 mm जो भी मैक्सिमम हो, ठीक है। 20 mm बहुत कम है, 1 mm पता भी नहीं चलता, 20 mm लगभग आधा आधा एकदम सूद भर कह लो, ठीक है। अब मिनिमम इसेंट्रिसिटी अबाउट YY, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ई मिनिमम YY बराबर L0 500 YY के करस्पॉन्डिंग लेटरल B हो जाएगा B/30 और 20 mm जो भी मैक्सिमम होगा।
अब ऑल कॉलम्स कैन बी डिजाइंड फॉर एक्सियल लोड, ठीक है, एक्सियल लोड, मोमेंट अबाउट एक्स एक्स, मोमेंट अबाउट वाई वाई, ये फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। तो P और PU मतलब P वर्किंग वाला और PU फैक्टर्ड, ठीक है, और MUX बराबर ये मैंने लिखा हुआ है रेड से। इसको देखते हैं कि अगर इस तरीके से ये बैगनी कलर से, ठीक है, ये लॉन्ग एक्सिस लोड आपने लगाया, कहीं अगर इसेंट्रिसिटी पे लग गया, रोटेशन P मल्टीप्लाइड बाई E लोड एंड करस्पॉन्डिंग टू डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा। तो भाई अगर P की जगह PU लगा दोगे तो PU मल्टीप्लाइड बाई E मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये वाई वाई वाला हो गया आपका। अब मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, ये भी एक चेक है हमारा, इसको भी देख लें। इसमें क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम लेस देन 60 B, ठीक है। और दूसरा वाला, अगर इफ़ वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेंड, ठीक है, तो उस केस में अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम 100B² डिवाइडेड बाई D। वो IS कोड वाला मैं आपको भेजूंगा, तो उसमें देख लेना कि बोथ एंड्स अगर कनेक्टेड हों, एक बंधा हुआ दूसरा खुला हुआ, तो ऐसे दिया हुआ है उसमें, तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब रेनफोर्समेंट इन कॉलम, मेन हमारा यही है, पूरा खेल यही है कॉलम का, कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब इसमें दो रेनफोर्समेंट होते हैं, रेनफोर्समेंट इन कॉलम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर इस तरीके से, सपोज मैंने इस तरीके से ये सर्कुलर कॉलम बनाया है, ब्लैक से मैं दिखा रहा हूँ सरिया, एक लगाया, दो लगाया, इसके पीछे दो लगा हुआ है, ये एकदम फ्रंट से देख रहे हैं तो यही दिखेगा। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ब्लैक से ही लिख रहे हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है तो लॉन्गिट्यूडनल। अब इसको बांधना भी पड़ेगा, तो हरे से दिखा रहा हूँ, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो पहले हम लॉन्गिट्यूडनल देखते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या कहता है हमारा IS कोड, कहता है कि पहला पॉइंट, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील बराबर 0.8% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है, मतलब पूरे ग्रॉस एरिया का 0.8% मिनिमम होना चाहिए उसका एरिया ऑफ स्टील, कॉलम के केस में। पेडेस्ट्रल छोड़ दो, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, पहला पॉइंट, ए मैक्स बराबर 6% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम व्हेन बार्स आर नॉट लैप्ड, ठीक है। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ मैक्सिमम ऑफ स्टील कितना ले सकते हो आप, पूरे ग्रॉस एरिया का 6% तक ले सकते हो, ठीक है, 6% तक ले सकते हो। अगर बार्स कैसा है, लैप्ड नहीं है, ठीक है, उस केस में। दूसरा वाला, ए मैक्सिमम बराबर 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, उस केस में जब बार्स कैसे हैं, छड़ मतलब लैप हैं, ठीक है, लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, तो 4% उस केस में, मतलब अधिकतम आप 4% तक जा सकते हो। ये 6%, 4%, याद रखना, अभी वो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये जो दिख रहा है आपको बिंदु बिंदु की तरह, ये छड़ में यहाँ पे ये जो 1 2 3 4, ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है टाइज की तरफ, मतलब बांधा हुआ है, टाइज मेंबर, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स फॉर रेनफोर्समेंट, फॉर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कितने होने चाहिए, 4, फॉर सर्कुलर कॉलम 6, मिनिमम डायामीटर ऑफ बार, मिनिमम डाया ऑफ बार 12 mm, ठीक है, 12 mm होना चाहिए, अधिकतम जहाँ तक जाए, 16 रख दो, 20 रख दो, ठीक है, उस केस में। फिर उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल अगर आप रख रहे हो 4 रख रहे हो, तो कितने कितने का डिस्टेंस होना चाहिए, तो मैक्सिमम 300 होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका। अब उसके बाद ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स के केस में अब लेटरल टाइज, ये जो रेड से मैंने दिखाया हुआ है, ये वाला लेटरल टाइज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखाया हुआ है इस तरीके से। अब IS कोड से मैंने लिखा हुआ हूँ यहाँ पे कि प्रोविज़न और प्रोवाइडेड टू अवॉइड बकलिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट,
देखो फिर से वही बात यहाँ पे, अगर इस तरीके से मैं छड़ दे दूँ, सपोज ये छड़ है आपका, दोनों आपका कैसा है छड़, 1 2, और इस पर मैं लोडिंग करा दूँ, ब्लैक से दिखा रहा हूँ, लोडिंग करा दूँ, एक सपोज यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा, ये बकल ना कर जाए, घूम ना जाए ऐसे, ये छड़, पतला सा तार लेना, एक नीचे उंगली पे, एक नोक और दूसरा ऊपर उंगली पे, पतला तार, ठीक है, स्टील का, उसको दबाना, दबाना ऐसा मत दबा देना कि उंगली से खून ही निकल जाए, आराम से दबाना उसको, बल्कि कुछ कपड़ा वपड़ा लगा लेना, उसको दबाना। जब आप दबाओगे तो तार देखना बेंड कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है अगर तार तो वो कुछ इस तरीके से डी शेप बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बकल हो जाएगा। तो अगर उस तरीके से तार हो तो वो तो बकल कर जाएगा, और छड़ भी इस तरीके से हो ये हरे वाले से तो बकल कर जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं हल्का हल्का बांध दूँ, पीले से दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये बकलिंग फिर बहुत लेस होगा, बहुत लेस होगा, मतलब नज़र भी ना आए वैसा बकलिंग होगा। तो वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो यहाँ पे, कि ये जो पेन से मैं दिखाया हूँ हल्का हल्का इस तरीके से, कि ऐसे है ऐसे है, ऐसे 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 करके ये दिखाया हूँ ना, ये वाला पोर्शन, तो वो दिखा रहा है कि अगर मैं जब बांध दिया हूँ तो उस केस में कैसा है, बहुत हल्की बकलिंग है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अवॉइड बकलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, REINT। अब डाया लगा तो रहे हो आप बार, वो ट्रांसवर्स वाला, तो उस केस में डिज़ाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट आप लगा रहे हो, बट कितना डाया का लगाना चाहिए, तो डायामीटर के लिए मैक्सिमम ऑफ, मतलब मैक्सिमम 5 मेन मैक्सिमम डाया, मतलब जो भी मेन डाया है उसका मैक्सिमम वाला, ठीक है, अगर 4 है तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा डाया उसका डिवाइडेड बाई 4, दूसरा 6 mm IS 456 से, और तीसरा 8 mm IS 13920, IS 13920 है जो आपका डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी इन तीनों में से मैक्सिमम होगा वो ले लेंगे। और स्पेसिंग ऑफ टाइज, स्पेसिंग ऑफ टाइज मतलब जिससे आप बांध रहे हो, मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। दूसरा केस 16 मल्टीप्लाइड बाई 5 मेन मिनिमम डाया, मतलब जो मेन डाया बार होगा 1 2 3 4 जैसे है, तो उसमें से जो मिनिमम होगा डाया जिसका, उसका मल्टीप्लाइड करेंगे 16 टाइम्स जो भी हो, और तीसरा वाला 300 mm, 300 mm से लेस नहीं देना है, ठीक है। तो फिर से वही बात कि ये वाला देख रहा हूँ मैक्सिमम दे रहे हैं, मैक्सिमम डायामीटर हम मैक्सिमम दे रहे हैं, बट स्पेसिंग कितना रख रहे हैं, मिनिमम। डायामीटर मैक्सिमम इसलिए क्योंकि भाई उस पर लोड दे रहा है मैं कंप्रेसिव वाला, तो वो कंक्रीट के अंदर है, तो कंक्रीट उसको जकड़ के रखे, तो जिसके कारण उसकी बकलिंग ना होने दे, टूटे ना, तो इसलिए। और स्पेसिंग जो है हम वो मिनिमम दे रहे हैं, मिनिमम दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि बकलिंग से भी हमें बचाना है, स्पेसिंग इसीलिए हम कम दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, डिज़ाइन अ स्क्वायर सेक्शन कॉलम, एक स्क्वायर सेक्शन कॉलम डिज़ाइन करिए यूजिंग M15 कंक्रीट एंड माइल्ड स्टील बार्स टू कैरी एन एक्सियल लोड। माइल्ड स्टील बार यूज़ कर रहे हैं और एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है, एक्सियल लग रहा है, समझ में आ रहा है, मैं एक्सियल कंप्रेसिव भी है, ठीक है। ये कितना 30,000 kg। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, L इफेक्टिव कितना बोला है, 4 मीटर। एज्यूम परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन कह रहा है एक्सियल के अबाउट, तो मतलब अगर अभी बता रहे हैं उसको, ठीक है। डायरेक्ट कंप्रेशन इन M15 कंक्रीट सिग्मा CC एंड इन माइल्ड स्टील सिग्मा SC। कंक्रीट में जो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कितना है, 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टील वाले में कंक्रीट का स्ट्रेस कितना है, 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। यूज IS कोड, अपना IS कोड यूज़ करिए, ठीक है। शुरू कैसे करते हैं, ये है। अब मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं
वो करते हैं हम कितना कम स्टील हमें रखना है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि एज्यूमिंग एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील 1% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है। ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम कि कहाँ तक रख सकते हैं, 6% तक रख सकते हैं। मैंने सबसे कम माना है, मैं ये मान रहा हूँ कि पूरे जो मैंने कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ हूँ कॉलम में, उसका 1% ही एरिया ऐसा है जहाँ पे स्टील प्रोवाइड किया हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। फिर उसके बाद लेट अस डिज़ाइन कॉलम एज स्क्वायर शेप एंड एज्यूम इट इज ए सॉर्ट कॉलम इनिशियली। मतलब मैं मान रहा हूँ कि ये सॉर्ट कॉलम है, ठीक है। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, आप मानो कि पहले सॉर्ट कॉलम है। अब सॉर्ट कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि रेफर योर IS कोड 456/2000 पेज नंबर 81 टेबल नंबर 21। आपको वहाँ से ये पी फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक है। ये पी फोर्स का आपको फॉर्मूला निकला, आप उसमें पुट करो P बराबर 30,000 kg, सिग्मा CC 40 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा SC 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 30,000 बराबर 40 गुणे अब एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो कंक्रीट का जो इस एरिया होगा वो स्क्वायर कह रहा है वो, तो B इंटू बी, तो ये हो गया B स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका B स्क्वायर। फिर उसके आगे आ जाओ, माइनस कंक्रीट का कह रहे हो तो फिर उसके बाद माइनस करो स्टील वाला एरिया, तो 1% कह रहे हो तो 0.01 B स्क्वायर हो गया, उसको माइनस कर दिया, प्लस सिग्मा SC 1300 रख दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1%, एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट 1% रख दिया 0.01 B स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर की मदद से B बराबर 23.88 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमें विड्थ पता चल गया, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा स्टेप स्लेंडरनेस रेशियो। विड्थ पता लग गया, अब स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है, किसके लिए, बकलिंग चेक करने के लिए, और वो भी चेक करने के लिए कि कैसा है हमारा कॉलम, शॉर्ट है कि लॉन्ग है। तो तुमने D का फॉर्मूला रखा L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई B, फिर उसके बाद इसको रख दिया 400, ठीक है। 400 रख दिया, 4 मीटर है वहाँ पे, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ शायद, तो मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 400 रख दो और 23.88 विड्थ हो गया, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यूनिट लेस आएगा 16.75, ग्रेटर देन है 12 से। वाह बेटा जी, 12 से बड़ा हो गया, कहाँ चला गया, लॉन्ग कॉलम में चला गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सो एजम्पशन फेल्ड एज फ्रॉम एबव कॉलम इज लॉन्ग। अब हमारा एजम्पशन फेल हो गया, अब हमें डिज़ाइन किसके लिए करना पड़ेगा, लॉन्ग कॉलम के लिए करना पड़ेगा, शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं। तो अब आ जाओ आगे। अब फ्रॉम IS कोड फॉर लॉन्ग कॉलम, जहाँ पे आपने P फोर्स पेज नंबर पे टेबल नंबर 21 के आसपास लिखा है, उसी के जस्ट आगे आप जाओगे तो वहाँ पे लॉन्ग कॉलम के लिए P का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो P का फॉर्मूला ये होता है P बराबर CR ब्रैकेट्स में सिग्मा CC मल्टीप्लाइड बाई AC प्लस जो भी है, ठीक है। और CR क्या होता है आपका रिडक्शन कोएफिशिएंट, उसका भी फॉर्मूला IS कोड में लिखा हुआ है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B नॉट ग्रेटर देन 1.0। B क्या है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इसमें आप फिर से पुट करो, ठीक है। फिर से पुट करोगे तो 30,000 CR का रख दो और ये रख दो, ये 0.99, ये सब कैसे कैसे आया है वो आपको पता है। आप इस तरीके से करोगे तो नीचे वाले स्टेप में फिर आपको क्या मिलेगा, 30,000 बराबर फिर ये 52.6 B स्क्वायर CR वाला, और ये वाला क्रॉस कर दो, ये सॉरी ये पहले इक्वेशन वाला है सिग्मा CC का ब्रैकेट्स वाला, ये 52.6 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 48 मल्टीप्लाइड बाई B माइनस 400 डिवाइडेड बाई 48। B से B कट जाएगा, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी। अब B की वैल्यू आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। फिर ये इक्वेशन बनेगा, इसको आप सॉल्व करना, B की वैल्यू आएगी। B पहले ये इक्वेशन बनेगा, ये वाला सॉरी ये वाला जो रेड के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये इक्वेशन बनेगा। 3156 से डिवाइड कर देना तो फिर ये मिल जाएगा। फिर इसको कैलकुलेटर में रखना डिग्री वाले में, तो दो वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा x1 और एक मिलेगा x2। एक मिलता है हमेशा पॉजिटिव और एक मिलता है निगेटिव। ये अगर नहीं निकालने आएगा तो मुझसे कंसल्ट करना, फिर से मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, पॉजिटिव वाला ले लिया मैंने,
249 ले लिया, अ, वो 24.954 सेंटीमीटर में है, कन्वर्टेड टू एम एम, 249.5000, तो ज़्यादा ही लेते हैं, ठीक है। तो ये 250 mm बिट्थ आ गया, हमारा बिट्थ हो गया। अब थोड़ा सा ब्लर है इसमें। अब मैंने लिखा हुआ है कि सो टेक 250 इंटू 250 mm साइज स्क्वायर कॉलम प्रोवाइडेड 1% कंप्रेशन स्टील रेनफोर्समेंट। तो अब हमें बी पता लग गया है, तो ASC का फॉर्मूला वहाँ पे आपने निकाला था 0.01% ऑफ, सॉरी 1% ऑफ बी, ठीक है, टोटल का ग्रॉस का। तो 0.01 250 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कॉलम है, तो 625 mm स्क्वायर आ गया, 625 mm स्क्वायर आ गया। तो अब मिनिमम कितना रख सकते हैं रेनफोर्समेंट, 12 mm का, और मिनिमम नंबर्स कितने होते हैं, 4। तो सपोज आपने रखा कि पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 वर्ग में 144, आप इसको करोगे तो वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 4 मतलब मिनिमम नंबर्स कितने रखते हैं रेनफोर्समेंट, 4 रखते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया प्रोवाइड 4 नंबर, 16 mm का मैंने बार रख दिया एज स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर। तो अब बी माइनस ये वाला, अब ये B-2 ब्रैकेट्स में इफेक्टिव कवर 40 mm से कम नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये 40 मैंने रखा है यहाँ पे, मतलब मान रहा हूँ मिनिमम एकदम कवर। 250 में से मैंने घटाया 170 mm आ गया। अब स्पेसिंग चेक करना है, तो 170 लेस है 300 mm से, सही है। 300 mm तो 300 mm से कम होना चाहिए, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों, स्पेसिंग जितना कम होगा बढ़िया है, बकलिंग हमारा चांसेस ही नहीं होगा। बट अगर ज़्यादा रख देंगे तो वो मतलब महंगा पड़ जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो ये 170 mm 300 mm से कम है, तो ओके हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें डायामीटर ऑफ टाइज और स्पेसिंग ऑफ टाइज, ठीक है, ये दोनों चेक करना है। रेनफोर्समेंट वाला हो गया पोर्शन, अब ये वाला चेक करना है। तो मैक्सिमम होता है किसका, 5 mm डिवाइडेड बाई 4, 6 mm, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा उसको ले लेंगे। तो 16 ये रखा है ना मैंने, 4 नंबर रखा है कितने का, 16 का। तो 16/4 4 आया, 6, जो भी मैक्सिमम होगा तो 6 मैक्सिमम में रख दिया। स्पेसिंग ऑफ टाइज, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो बी हो गया, रख दिया 2, यहाँ पे बी हो गया। 16 टाइम्स ऑफ जो उसका डाया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा, तो 16 × 16 256 हो गया, और ये 300 mm। तीनों में से जो कम होगा वो ले लेंगे। तो स्पेसिंग कितना ले लिया, @250 mm सेंटर टू सेंटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्केच आपको दिखा हुआ है, डिटेलिंग कैसा है। ये फिगर क्रॉस सेक्शनल व्यू है, कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका 40 mm हो गया पहले क्लियर कवर, 250 mm इसका विड्थ, ठीक है। और ये हो गया आपका रेड वाला, ब्लैक से दिखा रहे हैं ये वाला पोर्शन। ये हो गया आपका टाइज मेंबर, ठीक है, वो कितना है, 6 mm का बार है, @250 mm सेंटर टू सेंटर। और ये लॉन्गिट्यूडनल ये वाला जो 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, ये तो ये क्या हो गया आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल बार हो गया, ठीक है। सब डिज़ाइन हो गया। 16 mm का दिया है मैंने लॉन्गिट्यूडनल, और ट्रांसवर्स में मैंने कितना लगाया है, 6 mm का लगाया हुआ है बार, कहाँ पे, सेंटर टू सेंटर। और क्लियर कवर कितना हो गया, 40 mm। पूरा हो गया ये क्वेश्चन। अब उसके बाद एक सर्कुलर कॉलम का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिज़ाइन ए सर्कुलर कॉलम विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट सब्जेक्टेड टू अ वर्किंग लोड ऑफ 1500 किलोन्यूटन। पी दिया है, PU नहीं दिया है, फैक्टर नहीं बोला है, बोल रहा है वर्किंग लोड है। डायामीटर ऑफ द कॉलम इज 450 mm, डी दे दिया। द कॉलम हैज़ अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3.5 मीटर, ठीक है, ये दे दिया हमें। एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन। रोटेशन से बंधा हुआ नहीं है। अब उसमें कह रहा है यूज लिमिट स्टेट डिज़ाइन मेथड, यूज M25 कंक्रीट एंड HYSD FE415 स्टील, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। अब आप देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। पहले बेसिक, तो ये वाला पोर्शन हो गया हेलिकल, ये हेलिकल होता है। अब ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा,
और अंदर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है। तो ये हो गया मेन वाला बार, ये वाला दोनों इस तरीके से, मतलब ये वाला बाहर वाला पोर्शन और ये दोनों मेन वाला बार हो गया। ठीक है, मेन बार हो गया। ठीक है, मेन बार हो गया। और ये जो है स्पेसिंग मैंने दिखाया हुआ है ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, हेलिकल दिखा रहा है। ठीक है, हेलिकल दिखा रहा है। तो इनके जो सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी होती है, सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी होती है, वो आपका पिच हो जाता है। तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, पिच भी निकालना होगा, स्पायरल का निकालना होगा, डाया, और लॉन्गिट्यूडनल का निकालना होगा। ये फॉर माइल्ड स्टील FSC बराबर 0.87 FY, और इसी तरीके से मैंने बाकी लिखा हुआ है, इसको अभी आप याद कर लो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये सीखना होगा कि ये कैसे आता है वो बताऊंगा मैं बाद में। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पे। P बराबर 1500 किलो न्यूटन हो गया, फैक्टर्ड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2250 किलो न्यूटन मिल गया। सर्कुलर डाया 450 mm दिया हुआ है, एल इफेक्टिव दिया हुआ है 3.5। एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय डी आपने रखा 7.78, लेस देन 12 है। कॉलम कहाँ चला गया, शॉर्ट कॉलम में। मुबारक हो, शॉर्ट कॉलम में आप आ गए। तो देयर फोर कॉलम कैन बी डिज़ाइन फॉर शॉर्ट। चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए चेक करते हैं, सर्कुलर में तो ज़रूर से करते हैं। तो ई मिनिमम एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 500 डी बाई 30 और 20 mm, विच एवर इज़ ग्रेटर, जो भी ज़्यादा होगा। तो आपने इसमें रखा 20 से ज़्यादा आ रहा है, 20 से ज़्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है। और कोड के मुताबिक 0.05 टाइम्स ऑफ डी, तो इस केस में डी से मल्टीप्लाइड करोगे आप 0.05 तो आएगा 22.5 लगभग। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये वाला कि लगभग ई मिनिमम के बराबर ही है, यहाँ पे ई मिनिमम के बराबर ही है। चलो ये अच्छी बात है, ये हो गया। अब उसके बाद यूज ये वाला फार्मूला, शॉर्ट कॉलम में सर्कुलर के लिए आप देखोगे फार्मूला वहाँ पे दिया हुआ है, आप ये वाला फार्मूला रखो। तो ये हो गया आपका P बराबर 1.05, ये वाला फार्मूला पूरा अंदर तक जो है फॉर स्पायरल कॉलम अप्रॉक्सीमेट रेनफोर्स्ड। ठीक है, अब एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, पूरे ग्रॉस एरिया में से एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट निकाल दोगे तो वो पता चल जाएगा। तो π/4d², पूरा सर्कुलर है ना, तो π/4d² रख दिया, माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट ASC, वो आप देख लो। तो वो आ गया आपका एरिया ऑफ कंक्रीट, और एरिया ऑफ स्टील ASC बराबर एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब रख दो उसको P वाले फार्मूले में, आप रख दो, P वाले फार्मूले में रखो। तो ये हो गया आपका P कितना हो गया, 2250 किलो न्यूटन है। तो पहले मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ किस में चला गया, न्यूटन में, डिवाइड बाई 1.05, मतलब इसको पक्षांतर करके डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो गया बराबर 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 25 और ब्रैकेट्स में। ठीक है, ब्रैकेट्स में हो गया π/4 मल्टीप्लाइड बाई 450², ये मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने गलती से, लगता है ये माइनस होगा। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट, तभी तो एरिया ऑफ कंक्रीट मिलेगा ना। फिर इसके बाद ये प्लस जोड़ लेना आप, ये माइनस है यहाँ पे, फिर ये प्लस 0.7 वाला पार्ट जोड़ देना आप। FY क्योंकि FE 450 15 है तो उसके इसमें 415 हो गया ये आपका, और ये FCK 25 हो गया, ये वाला 25 हो गया। एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट यहाँ से आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ये भी ASC, यहाँ पे भी ASC। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट मिलेगा। ठीक है, कितना मिला, ये मिला आपको, ये आपको मिला यहाँ पे 2060.9 मिलीमीटर स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद ASC मिनिमम एट 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, AG मतलब ग्रॉस एरिया, मैंने पीछे लिखा हुआ था कि 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया मिनिमम होना चाहिए उसका स्टील। तो रख दो π/4 d² 450 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.8%, 0.8 डिवाइडेड बाई 100 रख दिया आपने, कितना आया 1272.35 आ गया। तो प्रोवाइडेड कर दो
सर्कुलर में कितने मिनिमम 6 बार देते हैं, 6 नहीं ज़्यादा ही लगा दो, 8 बार लगा दो आप, कितने का 20 mm का, 20 mm का आपने लगा दिया, कितना आ गया 2513.27 तो ये ग्रेटर देन है किससे, जो यहाँ पे आया है एरिया इन स्टील, ये वाला 2060 वाला से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अच्छी बात है, जो हमने प्रोवाइड किया है वो ज़्यादा है, कम नहीं होगा, ठीक है। तो वो सही हो गया, यहाँ पे आधा काम हो गया यहाँ पे। अब और आ जाओ, मतलब आपने वो लॉन्गिट्यूडनल वाला निकाल लिया, अब स्पायरल वाला भी हमें निकालना पड़ेगा, स्पायरल वाला रेनफोर्समेंट। तो एज्यूमिंग ए क्लियर कवर ऑफ 40 mm ओवर स्पायरल्स, तो उस केस में कोर डायामीटर कितना हो जाएगा, तो 450 डाया माइनस क्लियर कवर 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है 2। उस केस में फिर आपका आ जाएगा 370 mm। ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, उसकी स्पेसिंग 1 2 ऐसे करके, मतलब जो उसका स्पायरल घुमा रहे हो आप। एज्यूमिंग स्पायरल बार डायमीटर ऑफ 6 mm एंड पिच ST। अब कह रहा है कि स्पायरल बार का जो डाया है मिनिमम 6 mm लेते हैं, चलो ले लो मिनिमम 6 mm ही ले लो। अब उसके बाद ये रोयस नहीं है, ये PS है, ठीक है, ये PS है, ये गलती से मैंने रोयस लिख दिया है, ये हो गया। तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर पर यूनिट लेंथ ऑफ कॉलम, ठीक है, यूनिटी ले लिया मैंने 1। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्पायरल रेनफोर्समेंट, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ले रहे हैं, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ले रहे हैं। तो ये हो गया आपका, ये एरिया हो गया π/4 6 का स्क्वायर मिनिमम का, डाया मैंने माना हुआ है स्पायरल का 6 mm मिनिमम, तो ये हो गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, तो सरकमस्टेंस जो उसका होगा π/d, तो 370, ये कोर -6 और घटा दो, तो ये एकदम उसका वो मिल जाएगा 370 -6 मिला, डिवाइडेड बाय ST लिखा हुआ है, उसकी स्पेसिंग हमें नहीं पता है तो ST मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर π/4 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 370 का होल स्क्वायर। यहाँ से जो आ रहा है ये 0.3007 डिवाइडेड बाय ST, इसको एज इट इज रहने दो। अब आ जाओ एक और प्रोविज़न, एज पर कोड इक्वेशन 13.15 क्लॉज 39.4.1 ऑफ कोड पेज नंबर 71 पे ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो ये PS ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। इसमें ग्रॉस एरिया रखोगे आप π/4 450 का स्क्वायर और कोर 370 का स्क्वायर, FCK 25 415, यहाँ से आप रखोगे आपको मिलेगा ये वैल्यू ST का ये वैल्यू मिला 28.94 mm। अब फिर से इसको चेक भी तो करना है, कोड के द्वारा चेक करो। ST ब्रैकेट्स में 75 mm कोर डाया डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स, ठीक है, तो कोर डाया 450 डिवाइडेड बाय 6 करो, इतना आया। तो मतलब 75 mm या फिर इन दोनों में जो मिनिमम उससे ज़्यादा नहीं देना है, तो मतलब 28.94 सही है अभी हमारा। फिर उसके बाद दूसरा चेक करो 25 mm या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ होल, ठीक है, तो 6 × 3 हो गया, 6 का लगा रहे हो ना आप स्पायरल वाला रेनफोर्समेंट, तो 6 × 3 = 18, तो 25 mm से कम भी नहीं देना है उस केस में। तो कितना हो गया, 75 mm से ज़्यादा नहीं देना है, 25 mm से कम नहीं देना है, तो ये हो गया 25 mm से ज़्यादा है, 75 mm से कम है 28.96। अब ये हमारा हो गया। प्रोवाइडिंग 6 mm का बार स्पायरल एट स्पेसिंग, यहाँ पे पता चल गया 29.94 सेंटर टू सेंटर पिच, ठीक है, ये हो गया हमारा डिज़ाइन ख़त्म। अब इसका डिटेलिंग डायग्राम देख लो। तो ये जो लगा रहे हो आप स्पायरल वाला, ये देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इसीलिए किया था, ये देखो मैंने यहाँ पे 2 फिगर दिखाया हुआ है, ठीक है, 1 2 इस तरीके देख रहे हो ना, छड़ के किनारे किनारे मैंने 2 बार घुमाया हुआ है। तो ये हो गया 6 mm बार स्पायरल @ 28 mm सेंटर टू सेंटर पिच, क्लियर कवर कितना है 40 mm ओवर स्पायरल। और ये देखो इस तरीके से जो मैंने फिगर बनाया हुआ था बेसिक वाले में, पिच डिस्टेंस कितना हो गया 28 mm, स्पायरल कितने का लगा रहे हो 6 mm का, मेन बार कितने का है 8 लगाया है तुमने,
तो ये देखो काउंटिंग करोगे यहाँ पे लगभग 8 है, 8 1 2 3 मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके पीछे भी होंगे, ठीक है। तो 8 लगाया हुआ कितने mm का, 20 mm का, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला फिगर है 94 पे, तो जो 0.65 L, तो उस केस में देखो ये दोनों एंड कैसा है, बंधा हुआ है, जो पहला वाला हमने क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। L इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई 0.65 किया था ना हमने, वो इस तरीके से। तो इसको पढ़ लेना आप, पेज नंबर 94 पे है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रिस्टैंड बोथ एंड फिक्स है, कैसा है, वो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल बताया, स्क्वायर का, सर्कुलर का। रेक्टेंगुलर का मैं आपको भेजूंगा, मैं चाहूँगा कि आप खुद से करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। डिजाइन स्टेप मत चेंज करना। एक्जियल का तुमने मांगा था, मैंने एक्जियल का दिया है, स्क्वायर का भी सर्कुलर का भी, दोनों उसी फॉर्मेट में लगाना, क्वेश्चन लग जाएगा, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। डिजाइन स्टेप अगर सेम होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।